हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए जितने भी पेपर हैं उनके जनरल नॉलेज क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉन्टफोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। हाँ, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन है केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। ऑप्शन डी, रियासतों में द्विशासन। तो केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी था और द्वैत शासित रियासतों के मध्य विभाजन तो था। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा क्योंकि इसमें दोनों आ गए हमारा। ठीक है, मॉन्टफोर्ट सुधार जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 का है। ठीक, इसे मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी सबसे पहली बार केंद्र और प्रांतों में। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली अपनाई गई थी। तो अगर पूछा जाएगा आपसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है पहली बार कब अपनाई गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो इन्होंने परहेज की कोई बात नहीं कही थी। तो गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर अपने अनुकूल बनाना था। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल था, लेकिन परहेज शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या वित्त मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपका किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, पूछा जाए आपसे 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आया हुआ है हर एक एग्जाम में। आरबीआई गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो 10 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ये स्लाइड ही पूरी रिपीट है। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो चंपारण सत्याग्रह जो है आपके महात्मा गांधी ने किया था इसका नेतृत्व। और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और गांधी जी जो हमारे हैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इनका पहला सफल सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह ही था। उन्होंने यह सत्याग्रह बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध किया था इन्होंने। तो ये जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था ये 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध किया था इन्होंने। 3 कटिया पद्धति होती क्या, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसमें किसानों को अपनी जमीन पर 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने से वो जो जमीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, इसलिए किसानों ने इसके लिए आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। इसके मध्य का एक करार था, यानी किसके मध्य हुआ था ये पूछा गया है। अंबेडकर गांधी, गांधी नेहरू, अंबेडकर सरदार या अंबेडकर नेहरू। तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, पहले ही बता दिया। क्लियर? नेक्स्ट,
ये हमारा हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 59, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंध, आईडीबीआई लघु अवधि ऋण यानी शॉर्ट टाइम टर्म लोन्स, नाबार्ड औद्योगिक, आरबीआई दीर्घ अवधि ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन। तो ये भी सही है आपका। नाबार्ड औद्योगिक के लिए होता है, आईडीबीआई आपका शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, आरआरबीए कृषि अर्थ प्रबंधन के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक, यही हमारा पूछा क्या था हमसे, कौन सा संयोजन सही है। तो कौन सा संयोजन सही है हमारा, आरबीआई कृषि अर्थ प्रबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अब पूछा जाए इससे रिलेटेड अदर जानकारी देख लेते हैं। जो आरआरबी है, रिलीजियन रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसका फुल फॉर्म। 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश के माध्यम से 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना 1976 के एक्ट के द्वारा हुई थी। तो कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 में 1976 के एक्ट के द्वारा हुई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जानकारी हमारी है आईडीबीआई का फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा आपसे तो क्या हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक संस्थान को ऋण प्रदान करना। वहां लिखा था शॉर्ट टर्म लोन, तो वो गलत था। ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि, लघु औद्योगिक, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। और इस समय पर अगर ये पूछा जाए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, श्री साजी केवी। ठीक है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, श्री साची केवी 2023 में। ठीक है, और अगर नाबार्ड का पूछा जाए हेडक्वार्टर तो मुंबई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1949 ईस्वी को, ये तो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य, इसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र की ओर पर्यवेक्षण और पहल करना था। यह बैंकों का बैंक है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया था। ऑप्शन ए आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंध, यही हमारा सही मैच था। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये किस संविधान संशोधन से था, 86वें संविधान संशोधन से था। और जो डिसेबल बच्चे थे उनके लिए 6 से 18 आयु थी। नेक्स्ट, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, मतलब कौन इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, ICAR, SFAC, नाबार्ड, NAFED। इसे जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, NAFED। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑपरेशन ग्रीन को कौन कार्यान्वित करता है, NAFED। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो आपका सबसे भारतीय सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र आपका प्राइमरी क्षेत्र है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है, एजुकेशन, प्रशिक्षण, चिकित्सा, देखरेख, ऑल ऑफ, तो सारे पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है,
नेक्स्ट, NFWP का तात्पर्य है, आपको बताना है NFWP का फुल फॉर्म बताना है। नेशनल फूड एंड वीट प्रोसेसिंग, नेशनल फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क एंड प्रोग्रेस, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो यहाँ पर NFWP का फुल फॉर्म है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्लियर? ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, 66 हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? तो दल बदल किसमें है? 10वें में, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। हमारी सबसे पहले अनुसूची कितनी थी? 8 थी, उसके बाद कितनी हुई? 12 हुई है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी या इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। क्लियर? तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद मतलब फेडरलिज्म। तो संघवाद आपका किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देख लेते हैं कौन सी चीजें संविधान में कहां से ली गई हैं। तो ब्रिटेन से हमारा एकल नागरिकता, रिट, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है। यूएसए यानी अमेरिका से मौलिक अधिकार, ये बहुत आता है। अधिकार, कार किसके पास होती है? अमीरों के पास। और अमीर कौन है? अमेरिका वाले। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको। न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सभी यूएसए के हैं। आयरलैंड इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संशोधन लिया गया है, यानी संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो मैंने उतने ही लिखे हैं जो हर एक एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य यानी रूस, ठीक है, रशिया, तो ये मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय है वो कहां से लिया गया है? वो भी यूएसएसआर से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, ये सभी हमारे फ्रांस से लिए गए हैं। तथार्थ न्यायाधीश जो होते हैं वो भी हमारा फ्रांस से लिया गया है। क्लियर? आई होप ये सभी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। हिंदी वाला खोल लेते हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 22, आर्टिकल 15, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 24, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो आपको ये सबसे इजी पता होगा ना, डी वाला सबको ही पता होगा। तो डी वाला आपका किस में चला जाएगा? 4 में। तो D4 कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी या डी में से होगा। आप या तो ए, कोई भी एक आप पता कर लीजिए। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण, तो सी जो है आर्टिकल किसका है? ये 22 का है। तो सी वाला हमारा आर्टिकल 22 में आएगा। क्लियर? और एक मिनट, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह आर्टिकल 24 में जाएगा आपका। तो सी का हो गया 1, ठीक है। और
ऑप्शन बी का आपका आर्टिकल 24 बोला था मैंने, और ए का आपका आर्टिकल 15। ठीक है, तो ये धर्म वंश जाति आर्टिकल 15 हो गया था, ये आपका आर्टिकल 24 है, या आर्टिकल 22 तो आपको बता ही दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17, आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निषेध से संरक्षण, आर्टिकल 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये सभी आपके सही। और 15 आपका धर्म वंश जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, मतलब नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1949, 11 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1949, 9 दिसंबर 1946। तो आपका प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस समय पे आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को आपका फिर से संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, संविधान सभा को जो कितने कुल अधिवेशन है? 11 अधिवेशन है टोटल। ठीक है, और जो 11वां अधिवेशन है उसकी अंतिम दिन कौन सा था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। यही आपका 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन था। क्लियर? तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है किसको? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, सभी को ये पता होगा, इजी है। नेक्स्ट, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, सौदाकारी संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद। तो आपका कौन सा होगा? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन लेता है, निर्वाचन आयोग लेता है। ये आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता और निहरता संबंधी विवाद का निश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति करता है। तो संबंध में निर्णय लेता है कौन? निर्वाचन आयोग की सहायता से, इसके मतलब परामर्श ये देगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसमें मुझे निर्णय लेने का तो ये राष्ट्रपति का होना चाहिए। इसमें आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि सी होगा या डी होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग मुझे तो लग रहा भारत के राष्ट्रपति ही होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये परामर्श दे रहा। निर्णय लेता कौन है? ये तो भारत के राष्ट्रपति लेते। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं पेंडिंग पे रखती हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइएगा 73 का। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, इनमें से कोई नहीं, गोरखपुर, इटावा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं।
ये आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन तो सामने ही लिखा हुआ है ना। सबसे जो ज्यादा वाला है वो आपका कौन सा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और सबसे कम वाला आपका महोबा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, यानी रंगीला घराना कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मथुरा, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो ये आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी डैश हैं, क्या है ये, नैतिक मूल, वित्तीय मूल, कार्य मूल या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी आपके क्या है, नैतिक मूल हैं। आप किस ईमानदार हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो ये सब क्या नैतिक मूल हैं आपके। नेक्स्ट, महिलाओं को सामाजिक और डैश महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। नहीं, आपको इन ऑप्शन से बताना है क्या चीज महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, वो तो उनको हमेशा ही रहता है ना, मतलब करना ही रहता है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं का अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो इन सबसे बेटर ऑप्शन आपका क्या है, महिलाओं को शिक्षित करें। जब वो शिक्षित होंगे ना तो सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा यहाँ पर। टोक्साफेन कीटनाशी डैश के रूप में कार्य करता है, प्रणालीगत विष, धूमक, उदर विष, संपर्क विष। तो ये आपका कैसा विष होगा, टैक्साफेन। ये आपका स्टमच पॉइजन है, यानी उदर विष है, स्टमच पॉइजन, ठीक है। टोक्साफेन कीटनाशी उदर विष यानी स्टमच पेन के रूप में कार्य करता है। यह कैम्फीन के क्लोरीनीकरण द्वारा बनाए गए कार्बनिक यौगिकों का एक घना पीला अर्ध ठोस मिश्रण है जो तारपीन से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो फास्फोरस की मात्रा आपकी किस खाद में ज्यादा होती है, मत्स्य ग्वानो, ठीक है, मत्स्य ग्वानो जो खाद है वो आपकी, उसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो बुखार कम करने के लिए किया जाता है। ज्वारनाशक है यानी एंटीपायरेटिक, ज्वार मतलब क्या होता है, ज्वरनाशक, सॉरी, ज्वर मतलब होता है ये बुखार, तो बुखार को कम करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, कवक से, शैवाल से, बैक्टीरिया से। तो पेनिसिलिन आपकी फंगी यानी कवक से प्राप्त किया जाता है। और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। इसे प्राप्त कवक से किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है, मतलब जो कैल्शियम है वो कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में है, 99%, 90%, 94%, 85%। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, 99%। जो 1% बचा आपका कैल्शियम वो रक्त, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों में पाया जाता है। कैल्शियम एक खनिज है जो अक्सर स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा होता है या रक्त के थक्का जमने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीका जो है एक विषाणु है, मनुष्यों में इसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है। मतलब जीका वायरस किसके माध्यम से मनुष्यों में प्रेषित होता है, मच्छर, बकरी, बतख, चमगादड़। 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, या 1 और 4, 1 3 4 या केवल 1। तो जीका वायरस जो है मच्छरों के द्वारा मनुष्यों में फैलता है, प्रेषित होता है। तो ऑप्शन
आपका डी राइट हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्चेरिचिया कुलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। जो भी ये जीवाणु है ये पूछा गया, ये कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? इनमें से कोई नहीं, मानव आंत में, फलीदार पौधों के रूट नूडल्स में, या टेरिडोफाइट्स में। तो ये आपका मानव आंत में पाया जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई एक जीवाणु है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये क्या है? जीवाणु है, जो आमतौर पर मनुष्यों और गर्म खून वाले जानवरों की आंत में पाया जाता है। ई कोलाई के अधिकांश उपभेद हानि रहित होते हैं, जबकि कुछ उपभेद खाद्य जनित रोग पैदा करते हैं। इसका आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, मानव आंत में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो मुख्य उत्पाद आपका ग्लूकोज होता है। इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, पूछा जाता है। 6CO2 plus 12H2O gives out C6H12O 6 plus 6O2 plus 6H2O, 6H2O निकलता है, ठीक है। 6CO2 plus 12H2O, इधर ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? ग्लूकोज है। ऑक्सीजन और जल बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन और रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का, अगर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अपचयन किसका होता है यानी रिडक्शन किसका होता है? जल का होता है। जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो विस्फोट का कारण आपका कोयले की खान में जो है मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन डी। तो यही आपकी विस्फोटक का कारण बनती है। मीथेन गैस को मास गैस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये एक प्रथम एल्केन है, ये कह सकते हैं। पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? तरल, गैसीय, ठोस। तो घनत्व न्यूनतम आपसे पूछा है, तो आपको पता है सबसे न्यूनतम घनत्व जो है गैस का होता है, ऑप्शन नंबर सी। घनत्व का मतलब घन। ठोस में अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, तो उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है, और गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। अणुओं, तो लिक्विड में सॉलिड से कम होता है घनत्व। गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर घनत्व सबसे कम होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों का असमय पकाने के लिए किया जाता है? प्रोपीन, इथिलीन, मेथिलीन, ईथेन। तो एथिलीन जो है आपका फलों को पकाने के लिए गैस यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, एथिलीन। अगर आपका एसिटिलीन भी जो है, ये भी आपकी क्या है? इसको भी फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन में ये पूछे कृत्रिम रूप से, तब आप एसिटिलीन लिखिए, वरना एथिलीन, ठीक है। ऑप्शन कभी कभी दोनों आ जाते हैं, तब के लिए मैंने ये आपको बताया है। लोरिल अल्कोहल जो होता है वो केले को पकाने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। तो केले को पकाने वाला एजेंट क्या है आपका? लोरिल अल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, इस्पात। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें लगभग 0.12 से 0.12 से 0.25 कार्बन होता है। लोहे की शुद्धता को उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
जितने ज्यादा कार्बन की परसेंटेज रहेगा उतना अच्छा लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रसायन को मृतिका का विट्रियल भी कहा जाता है? तो मृतिका का विट्रियल किसे कहा जाता है? अल्युमिनियम सल्फेट को कहा जाता है। अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल शायद अल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, SO4 की 2 माइनस, इसलिए उसका 3 उसके पास, इसका 2 इसके पास, ये सभी को पता होगा। मृतिका में क्या होता है? एल्यूमिना की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, अल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का एक उदाहरण है। तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न हो रही है वो किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तरंग हमारी दो प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगे भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और इंग्लिश में जो मैं भूल गई, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गी और लैटिट्यूडनल। एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, सॉरी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो कौन सी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह, आपकी ओजोन परत क्या करती? पराबैंगनी किरणों को, ये जो हानिकारक किरणें हैं, इनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। अगर ये किरणें हमारी सतह पर, मतलब शरीर पे आती है तो क्या होता है? त्वचा का कैंसर। तो ये भी पूछा जाता है, पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है, दृष्टिहीनता होती है, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित, वायुमंडल में जो ओजोन परत की खपत हो रही है, यानी कि ओजोन परत जो है हट रही है, तो वो किसके कारण हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य, संवेग। तो कार्य करने की क्षमता ही हमारी क्या है? किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा, एनर्जी। कार्य का यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य का बोले या ऊर्जा का बोले, दोनों एक ही, क्योंकि कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का वाणिज्य इकाई है? यानी विद्युत शक्ति का जो है आपको क्या बताना है? मात्रक, यूनिट बतानी है विद्युत शक्ति की। एम्पियर तो आपका किसका है? धारा का है, यानी करंट का। वॉट आपका किसका है? वॉट है आपका शक्ति का। किलो वॉट हावर आपका किसका है? यही आपका है विद्युत शक्ति का। ठीक है, और जूल आपका कार्य का है या ऊर्जा का हम बोल सकते हैं। तो वाणिज्य इकाई आपसे पूछी थी, कॉमर्शियल यूनिट, तो हम लोग जो बिजली आती है वो किलो वॉट हावर में नापते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा।
मुझे साइंस के इस क्वेश्चन पे डाउट है। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता हमारी शक्ति होती है, बट आंसर इसमें डी दिया हुआ है। इसको भी आप गोला कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आज हमारे गोले हुए, 73 था और ये 25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके जो आंसर ही दिए मुझे उस पर ही डाउट है, इसलिए मैंने किया। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? क्रोमियम, पारा, लोहा, डायमंड। तो लोहा आपका क्या है, सॉरी डायमंड आपका क्या है, इंसुलेटर है। और ये कार्बन का प्रूफ है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ये अपवर्तन कहलाती है, यानी रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अपने ही एक ही मार्ग में उसी मार्ग में वापस चली जाए तो रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि दूसरे माध्यम में आ रही है और अपने मार्ग से विचलित हो रही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, अपवर्तन के जो नियम है वो कितने हैं? 2 हैं आपके, ठीक है। पहला क्या है, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, यानी ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही समतल में स्थित हैं। इन्हीं 2 माध्यमों में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, इसे ही हम स्नेल्स का नियम कहते हैं। तो स्नेल्स का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, एक कांस्टेंट है, इसे ही स्नेल्स का नियम कहा जाता है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो क्वेश्चंस आपके डाउट में हैं उनको मैं कल जरूर डिस्कस करूंगी। थैंक यू।